आज हम उत्तराखंड के भूगोल की दो बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण और अक्सर चर्चा में रहने वाली विशेषताओं पर गौर करेंगे। एक तो है राज्य के प्रमुख दून या जिन्हें द्वार भी कहते हैं वो क्षेत्र, और दूसरे हैं हिमालय के गर्भ में छिपी वो विशाल भूवैज्ञानिक दरारें जिन्हें हम भ्रंश या पट्टियां कहते हैं, मतलब फॉल्ट्स या थ्रस्ट्स। हाँ, बिल्कुल। और ये दोनों ही पहलू उत्तराखंड को समझने के लिए आप कह सकते हैं बेहद जरूरी है। एक तरफ ये दून घाटियां हैं जहाँ जहाँ आबादी बसती है ना, खेती होती है, जीवन पलता है। तो दूसरी तरफ ये भ्रंश रेखाएं हैं जो इस पूरे क्षेत्र की भूगर्भीय अस्थिरता और इसके बनने की कहानी कहती हैं। आज की हमारी कोशिश रहेगी कि स्रोत हमें इनके बारे में जो मुख्य जानकारियां दे रहा है उसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझें। मतलब ये कहाँ है और इनका महत्व क्या है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम ये नाम सुनते तो हैं, जैसे देहरादून, पाटलिदून या फिर वो एमसीटी, एमबीटी जैसी भ्रंश रेखाएं। लेकिन ये वास्तव में क्या है, कहाँ स्थित हैं और इनका आपसी संबंध क्या है, ये जानना दिलचस्प होगा, है ना? बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के खजाने में उतरते हैं और देखते हैं स्रोत हमें क्या बताता है। सबसे पहले इन दून या द्वार क्षेत्रों से ही शुरू करते हैं। ये शब्द सुनते ही मतलब मन में एक खास तरह की घाटी की तस्वीर तो बनती है, पर भौगोलिक तौर पर ये क्या है? हाँ, आपका सोचना सही है। ये सामान्य पहाड़ी घाटियों से कुछ अलग है। स्रोत इन्हें शिवालिक श्रेणी के पास स्थित चौरस या कह सकते हैं क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल घाटियों के रूप में परिभाषित करता है। चौरस, क्षैतिज, अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि ये पहाड़ों के बीच में अपेक्षाकृत समतल फैली हुई चौड़ी घाटियां हैं। वैसी नहीं जो नदियां बनाती है ना, गहरी वी आकार की। और इनकी खासियत ये है कि इनकी जमीन वो खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। अच्छा, तो ये समतल और चौड़ी घाटियां हैं, शायद इसीलिए ये खेती और बसावट के लिए ज्यादा सही रहती होंगी। बिल्कुल सही। इसी समतल और उपजाऊ भूमि के कारण स्रोत बताता है कि ये क्षेत्र गहन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर के केंद्र हैं। यहाँ खेतीबाड़ी बड़े पैमाने पर होती है और इसी वजह से यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी आप देखें तो राज्य के पहाड़ी इलाकों की तुलना में काफी ज्यादा पाया जाता है। हाँ, कई दून क्षेत्र पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण हो गए हैं, पर उनका जो मूल चरित्र है वो कृषि और बसावट से ही जुड़ा है। हम्म, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब ये सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या वितरण को भी एक तरह से आकार देते हैं। तो अब जानते हैं कि स्रोत उत्तराखंड के किन प्रमुख दून क्षेत्रों का उल्लेख करता है और वे किन जिलों में स्थित हैं। जी, स्रोत में जिलेवार कई प्रमुख दूनों का जिक्र किया गया है। शुरुआत राजधानी देहरादून से ही करते हैं। यहाँ स्रोत दो मुख्य दूनों का नाम लेता है। एक तो स्वयं देहरादून, जो न केवल एक प्रमुख शहर है बल्कि एक विस्तृत दून घाटी भी है। हाँ, देहरादून तो है ही। और दूसरा है पछवा दून। जी। ये दोनों ही ये देहरादून जिले की सीमाओं के भीतर आते हैं। ओके, यानी देहरादून जिले में ही दो प्रमुख दून, देहरादून और पछवा दून। राजधानी का एक बड़ी दून घाटी में स्थित होना यह अपने आप में इसके महत्व को बताता है। देहरादून से अगर हम थोड़ा और उत्तर की ओर बढ़ें तो उत्तरकाशी जिला आता है। क्या स्रोत वहां के किसी दून के बारे में बताता है? हाँ हाँ, उत्तरकाशी जिले के संदर्भ में स्रोत हरकी दून का उल्लेख करता है। ये नाम तो ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के बीच काफी प्रसिद्ध है ना? जी बिल्कुल, हरकी दून। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जी। स्रोत बताता है कि हरकी दून सिर्फ एक घाटी ही नहीं है बल्कि यह एक बुग्याल भी है। अच्छा, घाटी भी और बुग्याल भी। हाँ, यानी ऊंचाई पर स्थित वो विस्तृत घास का मैदान जो अपने आप में एक अलग इकोसिस्टम होता है। ये तो वाकई खास है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत एक और अनोखी जानकारी देता है कि हरकीदून का सांस्कृतिक महत्व भी है। यहाँ महाभारत के पात्र दुर्योधन की पूजा की जाती है। दुर्योधन की पूजा? अरे हाँ। और इससे जुड़ा एक स्थानीय मेला भी लगता है जिसे समसू मेला कहा जाता है। तो ये जगह आप देखें तो प्राकृतिक सुंदरता, भूगोल और स्थानीय संस्कृति का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। दुर्योधन की पूजा और समसू मेला, ये जानकारी तो सचमुच उत्तराखंड की सांस्कृतिक विविधता की एक झलक देती है। हरकीदून निश्चित रूप से एक कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल स्थल है। चलिए अब गंगा के मैदानी इलाके से सटे हरिद्वार जिले की ओर आते हैं। क्या वहां भी कोई दून क्षेत्र है? हरिद्वार जिले में स्रोत चंडी दून का उल्लेख करता है। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये क्षेत्र प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर के आसपास के इलाके से जुड़ा हुआ है। अच्छा, चंडी देवी मंदिर वाला इलाका। हाँ, स्रोत यहाँ फिर से इस बात पर जोर देता है कि दून क्षेत्र अपनी कृषि और जनसंख्या घनत्व के लिए जाने जाते हैं
और चंडीदून भी इसी पैटर्न का एक उदाहरण है। साथ ही इसका धार्मिक पर्यटन में भी महत्व है। समझ गया। तो चंडी देवी मंदिर के पास का क्षेत्र हरिद्वार में चंडीदून कहलाता है। अब कुमाऊं मंडल की ओर चलते हैं, नैनीताल जिले की तरफ। सुना है वहां एक से ज्यादा दून है। जी हाँ, आपका सुनना बिल्कुल सही है। स्रोत के अनुसार नैनीताल जिले में 3 प्रमुख दून स्थित हैं। इनके नाम हैं कोटा दून, पाटली दून और नंदौर दून। कोटा दून, पाटली दून और नंदौर दून। ओके। हाँ, और यहाँ पाटली दून के बारे में एक विशेष जानकारी है जो अक्सर पूछी जाती है। यह दून क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य या उसके हिस्से के रूप में स्थित है। ओहो, पाटली दून कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। जी, तो ये वन्यजीव और जैव विविधता की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। यानी नैनीताल में कोटा दून, पाटली दून और नंदौर दून। ये जानकारी कॉर्बेट जाने वालों के लिए भी रोचक होगी। अब गढ़वाल मंडल के एक और महत्वपूर्ण जिले पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं। क्या स्रोत वहां के दूनों का भी जिक्र करता है? हाँ, पौड़ी गढ़वाल जिले के लिए स्रोत 2 दूनों का नाम बताता है। एक है कोठार दून और दूसरा है चौखम दून। कोठार दून और चौखम दून। हाँ, हालांकि इनके बारे में स्रोत ज्यादा विवरण नहीं देता, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये भी उत्तराखंड की दून घाटियों की श्रृंखला का हिस्सा है और पौड़ी गढ़वाल की भौगोलिक संरचना में इनका स्थान है। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को एक साथ देखें हम्म, मोटा मोटा, तो स्रोत के आधार पर हमने 9 प्रमुख दून क्षेत्रों की पहचान की है। देहरादून जिले में देहरादून और पछवा दून 2 हो गए। उत्तरकाशी में हरकी दून 1, हरिद्वार में चंडी दून 1, नैनीताल में कोटा दून, पाटली दून और नंदौर दून 3 और पौड़ी गढ़वाल में कोठार दून और चौखम दून 2। कुल 9 दून। जी, 9। ये प्रतियोगी परीक्षाओं या उत्तराखंड के भूगोल को गहराई से समझने वालों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। निश्चित रूप से इन दोनों का स्थान और नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि अक्सर परीक्षाओं में मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, जिनमें एक तरफ दून का नाम और दूसरी तरफ संबंधित जिला दिया होता है। लेकिन सिर्फ परीक्षा के नजरिए से ही नहीं, ये समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि राज्य का एक बड़ा हिस्सा इन विशिष्ट घाटियों में बसा हुआ है, जिनका अपना एक अलग भौगोलिक और आर्थिक चरित्र है। ये तो वही घाटियों की बात जहां जनजीवन बसता है, खेत लहलहाते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इन खूबसूरत नज़ारों के नीचे धरती के गर्भ में भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। स्रोत हमें हिमालय के मध्य स्थित कुछ प्रमुख भ्रंश या पट्टियों, फॉल्ट्स थ्रस्ट्स के बारे में भी बताता है। ये भ्रंश रेखाएं क्या होती हैं और इनका जिक्र क्यों जरूरी है? ये भूवैज्ञानिक संरचनाएं बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर हिमालय जैसे युवा और आप कह सकते हैं सक्रिय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में। सरल शब्दों में कहें तो भ्रंश रेखाएं पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट में बनी बड़ी दरारें या फ्रैक्चर जोन्स होती हैं, जिनके सहारे चट्टानों के विशाल खंड वो एक दूसरे के सापेक्ष खिसकते हैं। हाँ। हिमालय के संदर्भ में इन्हें अक्सर थ्रस्ट फॉल्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, जिससे दबाव बनता है और चट्टानें एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। ये रेखाएं हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करने वाली प्रमुख भूवैज्ञानिक सीमाएं हैं। यानी ये सिर्फ दरारें नहीं, बल्कि वो जोन है जहां पृथ्वी की विशाल प्लेटों की टक्कर का वो असर सबसे साफ दिखता है। और हिमालय के निर्माण और उसकी आज की संरचना में इनकी क्या भूमिका है? बिल्कुल, ये भ्रंश रेखाएं ही हिमालय के बनने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इन्हीं के सहारे लाखों वर्षों में हिमालय ऊपर उठा है और आज भी उठ रहा है। ये विवर्तनिक टेक्टोनिक गतिविधि के मुख्य केंद्र हैं। अच्छा, ये अभी भी एक्टिव हैं? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि इन्हीं रेखाओं के आसपास पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसके कारण ये क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए इन भ्रंश रेखाओं की स्थिति और प्रकृति को समझना वो न केवल हिमालय के भूविज्ञान को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और विकास की योजना बनाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। ये तो बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण पहलू है। तो चलिए जानते हैं कि स्रोत हिमालय के भीतर किन प्रमुख भ्रंश रेखाओं या पट्टियों का वर्णन करता है। स्रोत मुख्य रूप से 4 प्रमुख भ्रंश रेखाओं को उल्लेख करता है, जो हिमालय को आप समझिए उत्तर से दक्षिण की ओर विभिन्न खंडों में बांटती हैं। सबसे उत्तर में तिब्बत के पठार के पास
स्रोत सूचर जोन यानी स्यूचर जोन का उल्लेख करता है। ओके। इसे आमतौर पर ITSZ यानी इंडस तांगपो स्यूचर जोन के नाम से जाना जाता है। ITSG, ओके। ये वो रेखा है जो ट्रांस हिमालय, जो मतलब हिमालय के पार का क्षेत्र जैसे लद्दाख और कैलाश रेंज, उसको महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय, जिसमें एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां हैं, उससे अलग करती है। ये वास्तव में वो जगह है जहां भारतीय और यूरेशियन प्लेटें वो सीधे तौर पर जुड़ी थी। ITSG यानी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच की महान सीमा। इसके दक्षिण में कौन सी भ्रंश रेखा आती है फिर? ITSG के दक्षिण में स्थित है मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। स्रोत इस पर विशेष ध्यान दिलाता है क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है और भूवैज्ञानिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। MCT। हाँ, ये नाम तो सुना है। जी। MCT महान हिमालय या वृहद हिमालय को लघु हिमालय यानी लेसा हिमालय या मध्य हिमालय, जिसमें नैनीताल, मसूरी जैसे हिल स्टेशन आते हैं, उससे अलग करती है। यह एक बहुत बड़ा और एक्टिव थ्रस्ट जोन है। MCT, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच, ये नाम तो अक्सर सुनने में आता है, खासकर भूकंप की खबरों के संदर्भ में। MCT के और दक्षिण में कौन सी भ्रंश रेखा है? MCT के दक्षिण में अगली प्रमुख भ्रंश रेखा है मुख्य सीमांत भ्रंश यानी MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। MBT, ओके। यह रेखा लघु हिमालय, मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी यानी आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय, जो हिमालय की सबसे नई और सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है, उससे अलग करती हैं। हमारे द्वारा चर्चा की गई कई दून घाटियां वो इसी MBT के आसपास या इसके उत्तर में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच के क्षेत्र में स्थित हैं। अच्छा, तो MBT लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है और दून घाटियों का इससे नज़दीकी संबंध है। ये एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है। और सबसे आखिर में यानी हिमालय के सबसे बाहरी किनारे पर कौन सी भ्रंश रेखा है? सबसे दक्षिण में जहां पहाड़ खत्म होकर मैदानी इलाके शुरू होते हैं, वहां स्रोत मुख्य अग्रभाग भ्रंश का उल्लेख करता है, जिसे MFT यानी मेन फ्रंटल थ्रस्ट कहा जाता है। MFT। स्रोत यह भी स्पष्ट करता है कि इसे कभी-कभी HFT यानी हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट भी कहा जाता है, और ये दोनों मूल रूप से एक ही संरचना के नाम हैं। अच्छा, MFT और HFT एक ही हैं। हाँ, यह भ्रंश रेखा शिवालिक हिमालय को भाबर के मैदानों, मतलब पहाड़ों के तलहटी में स्थित वो कंकड़ पत्थर वाले मैदान, और उसके बाद आने वाले तराई के मैदानों से अलग करती है। यह वो कह सकते हैं अग्रिम मोर्चा है जहां हिमालय का उभार मैदानी इलाकों से मिलता है। MFT या HFT शिवालिक और भाबर के मैदानों के बीच यानी हिमालय और मैदानी भारत की भूविज्ञानिक सीमा। तो ये चार प्रमुख भ्रंश रेखाएं हो गई उत्तर से दक्षिण की ओर। ITSZ, MCT, MBT और MFT, HFT। ये न सिर्फ अलग-अलग हिमालयी श्रेणियों को परिभाषित करती हैं, बल्कि जैसा आपने बताया, ये टेक्टोनिक गतिविधि और भूकंपीय जोखिम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। खासकर MCT और MBT का जिक्र बार-बार आता है। हाँ, MCT और MBT विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं या उनके बहुत करीब हैं। लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र, जहां कई शहर, कस्बे और गांव बसे हैं, वो इन्हीं थ्रस्ट जोन्स के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। और क्योंकि हिमालय अभी भी सक्रिय है, इन भ्रंश रेखाओं के सहारे तनाव लगातार जमा होता रहता है, जो समय समय पर भूकंप के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए इन क्षेत्रों में भवन निर्माण, बुनियादी ढांचे का विकास और आपदा प्रबंधन की योजनाएं बनाते समय इन भ्रंश रेखाओं की उपस्थिति और उनकी सक्रियता को ध्यान में रखना अनिवार्य हो जाता है। ये बात इन भ्रंश रेखाओं के अध्ययन को सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी बहुत जरूरी बना देती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने स्रोत सामग्री के आधार पर उत्तराखंड के 9 प्रमुख दून क्षेत्रों को जाना। देहरादून, पचवा दून, हरकी दून, चंडी दून, कोटा दून, पाटली दून, नंदौर दून, कोठार दून और चौखम दून। हमने उनकी स्थिति और कुछ विशिष्ट विशेषताओं जैसे हरकी दून का वो सांस्कृतिक महत्व या पाटली दून का कॉर्बेट से जुड़ाव उसको समझा। और साथ ही हमने हिमालय को उत्तर से दक्षिण तक विभाजित करने वाली 4 मुख्य भूवैज्ञानिक सीमाओं या भ्रंश रेखाओं को भी समझा। ITSZ ट्रांस और महान हिमालय के बीच, MCT महान और लघु हिमालय के बीच, MBT लघु और शिवालिक हिमालय के बीच और MFT HFT शिवालिक और मैदानों के बीच। हमने ये भी समझा कि ये रेखाएं सिर्फ भौगोलिक विभाजन नहीं बल्कि हिमालय की सक्रियता और भूकंपीय संवेदनशीलता के मुख्य कारण हैं। हाँ, ये स्पष्ट है
कि ये दोनों भौगोलिक तत्व, दून घाटियां और भ्रंश रेखाएं मिलकर उत्तराखंड के परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और यहाँ तक कि यहाँ के जीवन से जुड़े जोखिमों को भी परिभाषित करते हैं। दून घाटियों ने जहां बसावट और कृषि को संभव बनाया, वहीं भ्रंश रेखाएं निरंतर याद दिलाती हैं कि ये क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से कितना जीवंत और परिवर्तनशील है। बिल्कुल। हरकेदोन का समसू मेला जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि भूगोल और संस्कृति कैसे आपस में गुथे हुए हैं। वहीं एमसीटी और एमबीटी जैसी रेखाओं का अस्तित्व हमें विकास और प्रकृति के बीच संतुलन साधने की चुनौती की याद दिलाता है। और यहीं पर स्रोत सामग्री पर आधारित एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। हमने देखा कि दून घाटियां, जो कृषि और जनसंख्या का केंद्र है, वो भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील एमबीटी और एमसीटी जैसी भ्रंश रेखाओं के काफी करीब स्थित है। ऐसे में इन घनी आबादी वाली विकसित होती दून घाटियों में भविष्य के शहरीकरण, बुनियादी ढांचे के निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण आपदा तैयारियों की योजना बनाते समय इस भूगर्भीय वास्तविकता यानी निरंतर टेक्टोनिक गतिविधि और बड़े भूकंपों की आशंका को किस हद तक एकीकृत किया जा रहा है और कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर इस क्षेत्र के सतत और सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये वास्तव में एक ज्वलंत और विचारणीय प्रश्न है जो नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और समाज सभी के लिए प्रासंगिक है। इस ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी।